हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। और आज हम बात करते हैं भारत के 10 सबसे महान राजाओं के बारे में। जी हाँ, भारत के 10 सबसे महान राजा जिन्होंने भारत पे राज किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की आप वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। 10 में 10वें नंबर पे आते हैं राजा हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष भी कहा जाता है। 7वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत पर शासन किया। उन्होंने थानेसर और कन्नौज राज्य को एकजुट किया। अपनी राजधानी कन्नौज से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो पंजाब, बंगाल, उड़ीसा तक फैला था। इसकी सीमा नर्मदा नदी तक थी। वे अपनी उदार नीतियों के लिए जाने जाते थे और चीनी यात्री हैन सांग के वृत्तांतों से उनका शासनकाल विस्तृत विवरण मिलता है। वंश और शासन की बात करें तो यह पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के थे। इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपना शासनकाल शुरू कर दिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट किया। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक फैला था और इसकी सीमा नर्मदा नदी तक थी। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और एक विशाल संपन्न साम्राज्य का निर्माण किया था। उन्होंने विश्राम गृह, अस्पताल बनवाए। अपने शासनकाल में दान और धार्मिक उत्सवों पर बहुत ध्यान दिया। हर्षवर्धन शुरू में शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। वे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कन्नौज में एक भव्य सभा आयोजित की थी। हर्षवर्धन को संस्कृत नाटकों रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका का लेखक भी माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का विघटन हो गया, क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं। तो ये थे हमारे सबसे महान राजाओं में 10वें नंबर पे हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के दो पुत्र थे, जिन जो दोनों पुत्रों का उनके जीवन काल में ही हत्या कर दी गई थी। इसलिए उनका कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं था। उनका मृत्यु का कारण कोई निश्चित नहीं है, परंतु 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे हमने रखा है कृष्ण देवराय जी को। जी हाँ, कृष्ण देवराय जी विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और कीर्तिमान सम्राट थे, जिन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। वे तुल्ल वंश के थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपनी सैन्य, प्रशासनिक और सांस्कृतिक शक्ति के शिखर पर था। वह एक कवि और कवियों के संरक्षक भी थे, जिन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यात, संस्कृत में जाम्बवती कल्याण जैसे काव्यों की रचना की। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज और अभिनय भोज जैसे उपाधियों से भी जाना जाता है। कृष्ण देवराय तुल्ल वंश के तीसरे शासक थे और उन्होंने अपने बड़े भाई वीर नरसिंह के बाद सिंहासन को संभाला था। उन्होंने अपने 21 साल के शासनकाल में सभी 14 युद्ध जीते और अपने साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया। उन्होंने साम्राज्य के सघन शासन को बेहतर बनाया। अपने दरबार में अष्टदिग्गज नामक 8 कवियों का समूह रखा, जो उन्हें सलाह देते थे। वह स्वयं एक विद्वान कवि थे। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। उन्हें आंध्र पितामह, कन्नड़ राज्य राम रमण और मरु रायरा गंडा जैसी उपाधियां भी प्राप्त थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और डुआर्टे बार्बोबोस ने भी कृष्णदेवराय की प्रशंसा की और उन्हें एक प्रभावी शासक बताया। उन्होंने पुर्तगालियों से मित्रता की और भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी। तेनालीराम नामक उनके दरबारी की बुद्धिमत्ता की कहानियां आज भी प्रसिद्ध है। ये थे हमारे महान राजा कृष्णदेवराय। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जिस राजा को हमने रखा है उनका नाम है राजा पोरस, यानी किंग पोरस, जिन्हें राजा पुरु या पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पंजाब
ये एक पंजाब के प्राचीन भारतीय राजा थे जिन्होंने सिकंदर महान के आक्रमण के समय 327 से 326 ईसा पूर्व झेलम और चिनाब नदियों के बीच में शासन किया था। इन्होंने सिकंदर का विरोध भी किया और झेलम नदी के युद्ध में उनका सामना भी किया, जहां हाथियों की वजह से उनकी सेना को भारी नुकसान हुआ था। सिकंदर पोरस की वीरता को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने पोरस को अपना राज्य वापस कर दिया था और अपना सहयोगी बना लिया था। इनका शासनकाल लगभग 340 से 315 ईसा पूर्व तक चला। आधुनिक पंजाब में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनका प्रसिद्ध युद्ध वही था सिकंदर के साथ। उनके पड़ोसी राजा अंबी के विपरीत, जिन्होंने सिकंदर का साथ दिया था, पोरस ने उनका विरोध किया था। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस को सम्मान दिया, उनको उनका राज्य वापस किया। सिकंदर का एक सेनापति था यूडेमस, जिसने राजा पोरस की हत्या कर दी थी। ये थे नंबर 8 के राजा किंग पोरस, राजा पोरस, जो बहुत ही महान राजा थे। जी हाँ, ये एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने सिकंदर को हराने का दम रखा था। सिकंदर ने खुद ने इनकी तारीफ की। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पे हमने रखा है महाराणा प्रताप। जी हाँ, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। वो मेवाड़ के 13वें राजा थे। वो अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन वीरता और संघर्ष के लिए एक प्रेरणादायक कहानी है और आज भी भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। महाराणा पिता की माता का नाम जयवंताबाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय था। इनका राज्य अभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। बचपन में वो वीर और साहसी थे और अपनी प्रजा के साथ, विशेषकर भीलों के साथ समय बिताते थे। उन्होंने अकबर के साम्राज्य के विस्तार के खिलाफ संघर्ष किया और कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। 1576 में मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था। एक और देवर की लड़ाई हुई थी। ये एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेना को हराया था। उन्हें उनकी वीरता महाराणा प्रताप को उनकी वीरता, स्वाभिमान और दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जाता है। उनका जीवन शिवाजी महाराज और ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ये माना जाता है कि अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता का सम्मान किया करता था और उनकी उदारता के कारण उनकी मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया था। महाराणा प्रताप ने पकड़ी गई मुगल बेगमों को उनके पास वापस भेज दिया था। महाराणा प्रताप एक बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा थे और आज के लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम बहुत ही सम्मानजनक रूप में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हैं सम्राट अशोक। जी हाँ, सम्राट अशोक। अशोक के इतिहास में वे मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध के भयानक परिणाम को देखने के बाद उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। शांति, अहिंसा व कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्तूपों का निर्माण करवाया। श्रीलंका सहित विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध मिशनरियों को भेजा। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर के रूप में कार्य किया। 268 ईसा पूर्व उन्होंने भाइयों को पराजित करने के बाद मगध का सिंहासन संभाला, जिसके लिए उनके और बिंदुसार की मृत्यु के बीच में 4 साल का अंतर था। सम्राट बनने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, जो उनके शासनकाल की अंतिम बड़ी सैन्य विजय थी। इस युद्ध में भारी तबाही और नरसंहार से
अशोक को गहरा सदमा पहुंचा था, जिसके कारण उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था। अशोक ने एक ऐसी नीति विकसित की जिसका उद्देश्य लोगों को सामाजिक और नैतिक मूल्य का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने प्रजा के लिए कई कल्याणकारी उपाय किए, जिनमें अस्पताल बनाना, स्कूल और सड़कों का निर्माण करना। उन्होंने मनुष्य और जानवरों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना भी कराई। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाया और शांति व अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार किया। कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्मग्रंथों को मानकीकृत करने के लिए पाटलिपुत्र में तृतीय वेद परिषद का आयोजन किया। अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक स्तंभ जो भारतीय का राष्ट्र प्रतीक है, अशोक की स्थापत्य और धार्मिक विरासत का एक प्रमुख उदाहरण है। अशोक के शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह साम्राज्य लगभग 50 वर्षों में ही ढह गया। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे हमने रखा है राजा प्रथम चोल। चोल वंश के एक महान शासक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका के बड़े हिस्से को जीतने और हिंद महासागर में चोल शक्ति स्थापित करने के लिए जाना गया। उन्होंने उन्होंने तंजावुर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और 1000 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण करवाया, जिससे क्षेत्र का पुनर्गठन हुआ। राजा प्रथम ने श्रीलंका के अनुराधापुर साम्राज्य और मालदीव पर विजय प्राप्त की और केरल के राजा को पराजित किया। उन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत किया और चोलों को एक प्रमुख समुद्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया, जो मध्यकालीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने 1000 ईस्वी में भूमि संरक्षण करवाया और राजस्व के लिए वलनाडस नामक इकाइयों में पुनर्गठन किया। उनके शासनकाल के दौरान तमिल साहित्य कृतियों को इकट्ठा करके थिरुमुराई नामक संग्रह में संकलित किया गया है, जिसके लिए उन्हें थिरुमुराई कंडा चोलर की उपाधि मिली। उन्होंने एक उनके जन्म का नाम अरुण मोजी वर्मन था। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उनके बाद सिंहासन को संभाला था। राजा राज प्रथम एक बहुत ही महान शासक थे, इसीलिए उनको नंबर 5 पे हमने रखा है। नंबर 4 पे हमने रखा है समुद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त राजवंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने सैन्य अभिमानों और विजय के लिए प्रसिद्ध थे। वे गुप्त वंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में भारत के उत्तरी हिस्से को एक बड़ा साम्राज्य में बदल दिया था। इसके अतिरिक्त वह एक उदार शासक, कुशल सेनानायक और कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त मौर्य कला के संरक्षक भी थे, वीणा वादन जैसे संगीत में भी रुचि रखते थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी के पुत्र थे। अपने पिता के बाद उन्हें अपने भाइयों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सबको हराकर सिंहासन प्राप्त किया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें उत्तर भारत के कई राज्य शामिल थे। उनकी सेना कांचीपुरम तक प्रभावी मानी जाती है। वह कला और संगीत के संरक्षक थे। वो स्वयं वीणा बजाते थे। उन्होंने 7 तरह के सिक्के भी जारी किए, जिनमें आर्चर, बेल एक्स, अश्वमेध, टाइगर स्लेयर, राजा और रानी और लयरिश शामिल थे। समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज, परम भागवत, अश्वमेधपति, कविराज जैसी उपाधियां प्राप्त थी। वह अपनी उदारता और न्याय प्रियता के लिए जाने जाते थे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उनकी अजेयता और सैन्य कौशल को देखते हुए उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जैसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त के जीवन और विजयों के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी थी। समुद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक था। समुद्रगुप्त मौर्य
नंबर 4 पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली के साथ-साथ बहुत ही कुशल, प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में हमने रखा है पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 12वीं शताब्दी के एक महान भारतीय राजपूत राजा थे, जिन्होंने अजमेर और दिल्ली के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। वे अपने साहस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विदेशी आक्रमण मोहम्मद गोरी के शुरुआती हमलों को सफलतापूर्वक रोका था। हालांकि बाद में तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में जो हुई थी, उनमें उनकी हार हुई और उन्हें पकड़ लिया गया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी राजकुमारी संयोगिता के साथ उनकी प्रसिद्ध प्रेम कहानी के कारण भी जानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म लगभग 1167 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। कम उम्र में ही उन्हें अजमेर की राजगद्दी मिल गई थी, जो उनके नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे और इतिहास, गणित, चिकित्सा शास्त्र, युद्ध कला जैसे विषयों में पारंगत थे। वे एक कुशल तीरंदाज थे जो आवाज सुनकर निशाना लगा सकते थे। इनके जो प्रमुख युद्ध और संघर्ष हैं, उसमें तराइन का प्रथम युद्ध, इस लड़ाई में उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया और गोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इस युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना दिया था। उनकी आंखों में गर्म सलाखे से जलाकर उनकी आंखें फोड़ दी थी। चंद्राबाई की भूमिका, उनके दरबारी कवि और मित्र चंद्राबाई की मदद से एक किंवदंती के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी की आवाज के आधार पर निशाना मारकर उन्हें मार डाला था। इसके बाद उन्होंने और चंद्राबाई ने एक दूसरे को मार डाला ताकि वे दुश्मनों के हाथों न मरे। उनकी प्रेम कहानी कनौज के शासक जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ जुड़ी थी, जिनसे उन्होंने स्वयंवर के दौरान उन्हें भगाकर शादी की थी। चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही महान शासक थे। भारत के सबसे महान शासकों में इनका नाम गिना जाता है। नंबर 2 पे हमने जिस राजा को रोका है, उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य भारत के पहले सम्राट थे, जिन्होंने ईसा पूर्व में ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कौटिल्य यानी चाणक्य की मदद से मगध में नंदवंश को पराजित किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर पश्चिम में फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला था। उनके शासनकाल में उनकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, वो थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंदवंश को समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर काबुल, कंधार और हिरात जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उन्होंने एक कुशल और लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें प्रजा की शांति और समृद्धि पर ध्यान दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और फिर उनके पोते अशोक महान ने शासन को संभाला। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तेजी से पूरे भारत और आधुनिक पाकिस्तान तक अपने शासन को फैला दिया था। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन यूनानी, हिंदू, बौद्ध, जैन स्रोतों में मिलता है, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने शासन कला के आदर्शों, एक विशाल सेना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार तब तक जारी रखा जब तक कि अपने अंतिम वर्ष में उन्होंने इसे त्याग कर एक कठोर जीवन नहीं अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व आधुनिक बिहार में हुआ था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता दोनों क्षत्रिय योद्धा या राजकुमार जाति के थे। इसके विपरीत कुछ अन्य ग्रंथों का दावा है कि उनके पिता एक सम्राट थे,
और उनकी माता एक शूद्र नंद साम्राज्य की सेवा स्वार्थ सिद्धि थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम स्वार्थ सिद्धि था। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक महान ने अंततः सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ रक्त संबंध का दावा किया, लेकिन यह दावा कभी सिद्ध नहीं हुआ। सिकंदर महान की सेना के पश्चिम की ओर पीछे हटने से उत्पन्न स्थानीय शक्ति अशांति का लाभ उठाते हुए इससे इन्होंने आगे बढ़े। 316 ईसा पूर्व तक साम्राज्य ने सिकंदर के क्षत्रपों से युद्ध करके उन्हें जीतकर उत्तर पश्चिम भारत पर पूरी तरफ से कब्जा कर लिया था। सिकंदर की सेना के महान मैसेडोनियन जनरल सेल्यूकस प्रथम द्वारा संचालित अभियान को तब पीछे हटा दिया गया और समुद्र और चंद्रगुप्त ने सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त भूमि हासिल कर ली। मौर्य साम्राज्य विश्व में सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक है। उन्हें देश के छोटे छोटे बिखरे राज्यों को एक साथ लाकर एक विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम, पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर में कश्मीर, नेपाल तथा दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य के कारण नंद साम्राज्य का अंत हो गया। लगभग 23 वर्षों के समृद्ध शासन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी सांसारिक सुखों को त्याग दिया और जैन भिक्षु बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सल्लेखना यानी मृत्यु पर्यंत उपवास की साधना की और स्वेच्छा से अपनी जान दी। प्रसिद्ध जैन ग्रंथों के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। जहां लोकप्रिय संस्कृत में दुर्धरा को धनानंद की पुत्री के रूप में दर्शाया गया है, वही महावंश टीका के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त की चचेरी बहन भी थी। वह चंद्रगुप्त के सबसे बड़े मामा की पुत्री थी, जो चंद्रगुप्त की माता के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा पर आई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा का इकलौता पुत्र बिंदुसार था, जो इनके बाद में उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त ने एक राजवंश की स्थापना की जिसने 185 ईसा पूर्व तक भारत और मध्य एशिया के दक्षिण भाग पर शासन किया। कई पहलुओं में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का भी उल्लेख किसी भी स्तंभ या स्थान पर नहीं मिलता है जहां उन्होंने अपने परिवार का वर्णन किया। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जो दूसरे मौर्य सम्राट बने। निस्संदेह वे उस युग के महान शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास वीरतापूर्ण कहानियों में शामिल है। नंबर 1 पे हमने रखा छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ, सबसे महान शासकों की बात करें तो उनमें 1 नंबर पे आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज एक मराठा शासक और मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, जिनका जन्म 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। उन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियों के साथ बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ सफलतापूर्वक संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ किले में उन्हें छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया, जिससे मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। वे वीरता, न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक बन गए। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में, जो पुणे के पास में वहां पे हुआ। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। उनकी माँ जीजाबाई और दादाजी खोदेव के मार्गदर्शन में उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और अन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए। रामायण और महाभारत की कहानियों ने उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 साल की उम्र में 1646 में उन्होंने तोड़ना किला जीत लिया और उनके साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने पूना पर अधिकार कर लिया और सिंहगढ़, पुरंदर जैसे कई किलों को जीतकर अपने प्रभाव का विस्तार किया। वे अपनी प्रभावी गुरिल्ला युद्ध रणनीति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें बड़ी सेनाओं के खिलाफ सफल बनाया। उन्होंने औरंगजेब और अन्य मुगल शासकों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1659 में उन्होंने बीजापुर के सेनापति अफजल खान को मार डाला था। 1674 में रायगढ़ में उनका छत्रपति के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उन्होंने 8 मंत्रियों के एक कैबिनेट के साथ शासन किया। शिवाजी महाराज आज भी वीरता, न्याय और स्वशासन के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया था, लेकिन उनकी विरासत मराठा साम्राज्य के रूप में जारी रही। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही कुशल नेता थे। शिवाजी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव में से एक था 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में जब उनका अभिषेक हुआ। 1667 में औरंगजेब ने उनको बंदी बना दिया था। उन्होंने आगरा में भागने में चतुराई और दृढ़ संकल्प को दर्शाया। इस साहसिक पलायन ने एक चतुर दृढ़ नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और
प्रतिष्ठा को और पुख्ता किया। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का निधन हुआ था। शिवाजी महाराज कॉलेज के प्रतीक के रूप में विराजमान है, जो हिंदवी स्वराज्य, अदम्य भावना और एक महान आदर्श के खोज की प्रतीक है। उनकी विरासत इतिहास के पटल पर एक अमिट छाप के रूप में प्रतिध्वनित होती है। छत्रपति शिवाजी को महाराज के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में उनकी पूजा की जाती है और निस्संदेह ये भारत के सबसे महान नेताओं में से एक है। ये थे हमारे देश के 10 सबसे महान राजा। जी हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, हंसते रहिए।